ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल चैप्टर में, सम्स वाले पेजेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। ये एबीडी का इलस्ट्रेशन 18 का ए है। एबीडी अलग बुक होती है, टीएस गरेवाल अलग होती है। ये एबीडी का इलस्ट्रेशन 18 ए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टोटल ट्रांजेक्शन्स दी हुई है 1 से लेकर 6 तक। लिखा हुआ है ऊपर पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मतलब इसमें क्या होता है, परचेज रिटर्न वाले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री इजी होती है, कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड होता है। तो ध्यान देते रहना कैलकुलेशन कैसे होगी। ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, मंथ में नहीं दिया हुआ है, कौन सा मंथ है या ओनर का नाम क्या है कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ डैश डैश फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। ओनर का नाम भी नहीं दिया हुआ है और मंथ का नाम भी नहीं दिया हुआ है। अब डेट 1 पे लिखा हुआ है बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेस, बॉट गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम। बॉट गुड्स मतलब परचेज, आपको मालूम है परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज डेबिट होगा। फ्रॉम राम, तो राम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, राम हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, राम का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। क्रेडिटर जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो डेट में मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे डेट में लिखूंगा 1 और परचेज हमेशा डेबिट होता है। अदर देन जीजीओटीएस, अदर देन जीजीओटीएस परचेज हमेशा डेबिट होता है। जीजीओटीएस में हमेशा परचेज क्रेडिट होता है। तो परचेज हुआ हमारा 1 लाख रुपीस का, परचेज हुआ हमारा 1 लाख रुपीस का और ये पैसा हमको राम को देना बाकी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आपको रूल्स बताऊं थोड़ी बहुत मैं। पार्टी का नाम दिया हुआ है राम, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है राम मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। राम का नाम दिया हुआ है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1 लाख 1 लाख, 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट। आगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम और एक पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो डेट 2, वर्किंग नोट्स मैं बनाऊंगा और वो वर्किंग नोट्स इस क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेट 2 में जाते हैं। डेट 2 में लिखा है सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम राम टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम राम टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने थियरी वाले पेजेस में क्लियरली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक कराया है। इसमें 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है। इसमें 3 बातें होती हैं। 20% प्रॉफिट में 3 बातें होती है। पहली बात 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, दूसरी बात 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तीसरी बात 20% प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन ऑन सेलिंग प्राइस या ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ है। तो जब ऑन सेलिंग प्राइस या ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ हो, जब ऑन सेलिंग प्राइस या ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ हो तो हम लोग अज्यूम करते हैं ऑन कॉस्ट। क्या अज्यूम करते हैं? ऑन कॉस्ट। तो हम लोग 1 लाख रुपीस जो कॉस्ट प्राइस है उसी में 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूं और धीरे धीरे बातें लिखना शुरू करता हूं। ये हमारा वर्किंग नोट्स, ये हमारा वर्किंग नोट्स, धीरे धीरे मैं लिखना शुरू करता हूं वर्किंग नोट्स में सारी बातें डेट वाइज। सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1, उसमें हमने राम से गुड्स परचेज किए, राम से हमने गुड्स परचेज किए और हमारी इसको बोलते हैं कॉग्स बोलते हैं। 1 लाख रुपीस का परचेज था, सुनना ध्यान से कॉग्स क्या होता है। हमने 1 लाख रुपीस का परचेज किया राम से, ठीक है। अब एक मैं आपको यहाँ पे नया शब्द ऐड करता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। इस शब्द को बोलते हैं कॉग्स। अब सुनना ध्यान से कॉग्स क्या होता है। ओके, अब कॉग्स क्या होता है? कॉग्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हिंदी में मैं बताऊं, शुद्ध हिंदी में, तो 1 लाख रुपीस के गुड्स हमने खरीदे, 1 लाख रुपीस के हमने गुड्स खरीदे, उसमें से हमने कितने रुपए के गुड्स बेचे? तो इस क्वेश्चन में हमने 1 लाख रुपीस के ही गुड्स बेचे। नाउ दिस इज नॉट कंपल्सरी कि बोथ दीज अमाउंट्स
should be same. It is not compulsory. It is not compulsory कि हमने राम से जितने गुड्स खरीदे वो सारे श्याम को बेच दिए. It is not compulsory. इस क्वेश्चन में जितने गुड्स खरीदे हैं 1 लाख के उतने ही बेच दिए हैं. तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि परचेज अलग बात है और कॉग्स अलग बात है. आपको परचेज और कॉग्स में फर्क पता होना चाहिए. राम से गुड्स खरीदे और शाम को बेच दिए, सारे गुड्स बेच दिए, तो दिस 1 लाख रुपीज इज कॉग्स. अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो हम ऐड करेंगे. प्रॉफिट है 20%. 20% में बताया हुआ नहीं है कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस है या 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है. क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है. तो अगर बताया हुआ नहीं हो कि 20% प्रॉफिट किसका, तो हम 20% प्रॉफिट निकालते हैं ऑन कॉस्ट. अगर नो इन्फॉर्मेशन हो, बताया हुआ नहीं हो कि 20% किस पे निकालना है, ऑन सेलिंग प्राइस भी नहीं बताया हुआ है, ऑन कॉस्ट प्राइस भी नहीं बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो हम लोग 20% प्रॉफिट निकालेंगे ऑन कॉस्ट. याद रखना, ऑन सेलिंग प्राइस हो तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है, ऑन कॉस्ट हो तो कैलकुलेशन इजी होता है. तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20% ऑन कॉस्ट, मतलब 1 लाख रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. अब आप 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 20,000. ये 20,000 प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो 1 लाख और 20,000 हमारा सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स 1 लाख 20,000 आएगा. हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 1 लाख 20,000. ये हमारी डेट सेकंड है, राम वाले में डेट फर्स्ट है और शाम वाले में डेट सेकंड है. मतलब फर्स्ट डेट पे जो गुड्स खरीदे राम से वो सेकंड डेट पे हमने शाम को बेच दिए. और प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट. प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, मतलब हमने ये जो 20% प्रॉफिट निकाला वो ऑन कॉस्ट निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं था कि कॉस्ट पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस पे निकालें. तो हम कॉस्ट प्राइस का 20% करेंगे, मतलब ये जो 1 लाख है इस 1 लाख का 20% करेंगे. तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1 लाख 20,000. अब मैं एक एक वर्किंग नोट लिखते जाऊंगा, एक एक जर्नल एंट्री ऊपर में लिखते जाऊंगा, साथ साथ में मैं करते जाऊंगा. एक वर्किंग नोट, एक जर्नल एंट्री. तो अभी 1 लाख 20,000 की मैं जर्नल एंट्री करूंगा. 1 लाख 20,000 सेल्स है हमारा. तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है. परचेज एक्सपेंस है तो सेल इनकम है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है टू सेल्स अकाउंट. और ये पैसा हमको शाम से लेना बाकी है, तो शाम बिकम्स अवर डेटर एसेट. शाम इज अवर डेटर एसेट इंक्रीजेस. ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं लिखने हैं, ये एसेट इंक्रीजेस ये ब्रैकेट आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपके समझने के लिए. परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस. परचेज हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा. सेल क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब इनकम. सेल क्या है, रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब इनकम. तो जो भी तब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो सिर्फ आपके समझने के लिए. आंसर एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बीइंग गुड्स सोल्ड टू शाम. ये हमारी 2 एंट्रीज कंप्लीट हो गई. और आगे सेकंड डेट भी हो गया. क्वेश्चन में जाते हैं. थर्ड डेट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शाम रिटर्न्ड 1/4 ऑफ द गुड्स सप्लाइड टू हिम. शाम रिटर्न्ड 1/4 ऑफ द गुड्स सप्लाइड टू हिम. ठीक है, शाम ने 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिए. पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री बता दूं, फिर अमाउंट की कैलकुलेशन भी बता दूं. शाम ने 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जो सेकंड डेट की एंट्री थी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो सेकंड डेट की एंट्री थी शाम टू सेल्स, इसका उल्टा कर दो. इसका उल्टा कर दो मतलब शाम जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट कर दो, और सेल्स जो पहले क्रेडिट था तो उसकी जगह पे डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न. डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न. जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, दिमाग लगाओ, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है. अब इन दोनों का उल्टा, सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, और परचेज डेबिट होता है तो इसका उल्टा परचेज रिटर्न वो क्रेडिट होता है. ठीक है, अब सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट. हमारे गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न एक तरीके का एक्सपेंस हुआ, डेबिट. या आप ऐसे बोल सकते हो रेवेन्यू में थे माइनस. रेवेन्यू में थे माइनस मतलब डेबिट.
सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट, और किसने सेल्स रिटर्न किया? श्याम ने, श्याम हो जाएगा क्रेडिट। पहले श्याम डेबिट था तो बाद में क्रेडिट हो जाएगा। पहले सेल डेबिट था, सॉरी पहले सेल्स क्रेडिट था, तो अभी सेल्स का उल्टा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। अब श्याम ने कितने गुड्स रिटर्न किए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 गुड्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 गुड्स रिटर्न किए। तो श्याम ने 1/4 गुड्स रिटर्न किए। मैं वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 3, थर्ड डेट पे श्याम ने 1/4 गुड्स रिटर्न किए। तो मैं 1,20,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैलकुलेशन लिखूं मैं यहाँ पे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इतने गुड्स श्याम ने रिटर्न किए। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये होता है 30,000। ये 30,000 रुपीज हुआ हमारा सेल्स रिटर्न। किसने सेल्स रिटर्न किया? श्याम ने 30,000। 1/4 गुड्स मतलब 1,20,000 जो हमने सेल किया था उसका 1/4, तो ये होता है 30,000। ये हमारे सेल्स रिटर्न की अमाउंट आ गई 30,000। आगे मैं ये सेल्स रिटर्न वाली एंट्री में अमाउंट लिख दूंगा 30,000। सेल्स रिटर्न डेबिट टू श्याम, नरेशन being 1/4 goods returned by श्याम, being 1/4 goods returned by श्याम। ये हमारे सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। ठीक है, एक बार परचेज सेल लिख के दूं मैं आपको, एक बार परचेज और सेल लिख के देता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे मैं थियरी वाले पेजेस में बताता हूँ, ऑलवेज डेबिट एंड ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट एंड ऑलवेज क्रेडिट। तो परचेज जो होता है, परचेज अकाउंट, ये हमेशा डेबिट होता है जीजीओटीएस को छोड़ के। जीजीओटीएस में परचेज क्रेडिट हो जाता है। तो परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। परचेज डेबिट होता है हमेशा, सेल क्रेडिट होता है हमेशा। अब परचेज हमेशा डेबिट होगा तो परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। अब सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। फिर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। कैश अगर हमारे बिजनेस में आएगा, कैश कम्स इन, अगर कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, इसका उल्टा कैश गोज आउट। कैश अगर हमारे बिजनेस में जाएगा, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। सेम उसी तरीके से बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, अगर हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक बैलेंस इंक्रीज तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमेशा जिंदगी भर आपको हर जर्नल एंट्री में काम आएगी। कोई भी एक्सपेंस जब हम लोग पे करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीजेस, कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कोई भी एक्सपेंस जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ये कुछ रूल्स याद कर लो तो 90% ट्रांजेक्शन इसके अंदर ही हो जाएंगे आपके। परचेज डेबिट तो सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट तो सेल क्रेडिट, फिर दोनों का उल्टा, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट, बैंक बैलेंस आए तो डेबिट, बैंक बैलेंस जाए तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट, इनकम बढ़े, एनी इनकम इंक्रीज, इनकम कोई भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, इनकम का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और इनकम का डेबिट साइड पे माइनस होता है, इनकम डिक्रीजेस। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग परचेज, ये सेल्स रिटर्न वाली डेट पे आ गए, थर्ड डेट पे आगे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ डेट में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय श्याम इज
रिटर्न टू राम, मतलब शाम वाले गुड्स हमने राम को रिटर्न कर दिए। वैसे तो मैं सीधा एक ही ट्रिक से एक ही लाइन में इसका आंसर बोल सकता हूं, बट मैं सीधा इसका आंसर बोलूंगा नहीं, मैं आधी लाइन में इसका आंसर बता सकता हूं। बट फिर क्या होगा, अगर मैंने सीधा इस क्वेश्चन की ट्रिक बता दी तो हमेशा के लिए सॉल्व नहीं होगा, मेरे को हमेशा के लिए सिखाना है। तो हमेशा के लिए क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न बाय श्याम इज रिटर्न टू राम, मतलब जो श्याम ने गुड्स हमको वापस दिए वही गुड्स हमने राम को वापस दे दिए। पहले एंट्री बताता हूं, जो गुड्स हमको श्याम ने वापस दिए वही गुड्स हमने राम को वापस दे दिए। तो जब हमने राम से गुड्स खरीदे थे 1 डेट में, तो हमने एंट्री लिखी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज टू राम 1 डेट। 4 डेट में हमने राम को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, परचेज टू राम इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, राम जो पहले क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, और जो परचेज पहले डेबिट था उसका उल्टा हो जाएगा परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो राम हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। सुनते रहो, राम अकाउंट हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम बाय अस, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम बाय अस। ठीक है, और ऊपर जो शाम वाला था, बीइंग 1/4 गुड्स रिटर्न बाय शाम टू अस, शाम ने हमको रिटर्न किया और हमने राम को रिटर्न किया 1/4 गुड्स। अब वैसे तो मैं डायरेक्ट इसका शॉर्टकट बताऊं, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट ये है कि जो 1 लाख है इसका 1/4 निकाल दो, ये जो 1 लाख है इसका डायरेक्टली 1/4 निकाल दो, आंसर आ जाएगा 25,000 और वो खत्म भी हो गया। आंसर 25,000 है और आपको लगेगा सर सीधा सीधा 1 लाख का 1/4 निकाल दो ना, सीधा 25,000 आंसर आ गया ना सर, जाने दो। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये 25,000 है ना, 1 लाख का 1/4 25,000 इस क्वेश्चन के लिए सही है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपकी कभी भी परचेज रिटर्न की अमाउंट गलत नहीं होगी। ये हमारा आज का टॉपिक, परचेज रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में बताऊं, कॉग्स सबसे पहले लिखने का कॉग्स और उसके सामने सेल्स। कॉग्स को बोलते हैं हिंदी में कितने के गुड्स बेचे थे, कितने के गुड्स बेचे थे, और सेल्स को बोलते हैं कितने में बेचे थे। ठीक है, अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया, कितने के गुड्स बेचे थे, कितने में बेचे थे। अब आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे कॉग्स लिखा है, परचेज नहीं लिखा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉग्स एंड परचेज। परचेज ये 1 लाख है, परचेज का मतलब है कितने के गुड्स खरीदे थे, और कॉग्स का मतलब है कितने के गुड्स बेचे थे। तो मेरे लिए ये कॉग्स काम का है, परचेज काम का नहीं है। मेरे काम का परचेज नहीं है, मेरे काम का कॉग्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो परचेज है वही कॉग्स है, इसलिए इजी लग रहा है, वरना मेरे काम का ये वाला कॉग्स है। तो कितने के गुड्स बेचे थे 1 लाख, कितने में बेचे थे 1,20,000, ये दो अमाउंट मेरे काम की है, कॉग्स और सेलिंग प्राइस। तो हमने 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचे थे, 1,20,000 रुपीज में बेचे थे, ये वाला 1 लाख और ये वाला 1,20,000। तो 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचे थे, 1,20,000 रुपीज में बेचे थे। अब सेल्स के नीचे आपको लिखना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो शाम ने किया वो था 30,000, सेल्स के नीचे आपको लिखना है सेल्स रिटर्न 30,000, और कॉक्स के नीचे आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क, कॉक्स के नीचे आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एकदम बच्चों के जैसे मैं आपको क्रॉस भी लगा के दे रहा हूं।
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 1 लाख के साथ 1,20,000 के सामने 1 लाख, तो 30,000 के सामने कितना? यहाँ पे ये सेल्स है 1,20,000 और ये 30,000 क्या है? ये 30,000 है सेल्स रिटर्न, ये 30,000 है सेल्स रिटर्न। और ये जो क्वेश्चन मार्क वाली अमाउंट है, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली अमाउंट है, ये हमारा परचेज रिटर्न है। ये क्वेश्चन मार्क वाली अमाउंट जो है ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे परचेज रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी। तो परचेज रिटर्न इक्वल टू, परचेज रिटर्न इक्वल टू ये वाला 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ये वाला 30,000। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय ये वाला 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 अमाउंट ऊपर आती है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। ये 25,000 आएगा। मेरे को पहले से ही पता था 25,000 आएगा, आपको भी पहले से ही पता था 25,000 आएगा। बट जो ये फॉर्मेट है मेरा, ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। ये फॉर्मेट अच्छी तरह से फॉलो करना हमेशा, तो आपका परचेज रिटर्न सही आएगा 25,000। ये 25,000 रुपीज परचेज रिटर्न हुआ। वैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते थे इसका 1/4, ये 1 लाख का 1/4 कर देते ना, डायरेक्टली 25,000 आ जाता। लेकिन उसमें हर क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं आएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में राइट आएगा। तो मेरे को ऐसा नहीं सिखाना था कि एक क्वेश्चन में सिखाऊं। तो मैंने ये जो येलो बैकग्राउंड में लिखा है, इसके बाद आपका हमेशा के लिए परचेज रिटर्न सॉल्व हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, कितने के गुड्स बेचे थे, कितने में बेचे थे। तो 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचे थे, 1,20,000 में बेचे थे। फिर सेल्स के नीचे लिख दो सेल्स रिटर्न और कॉक्स के नीचे लिख दो क्वेश्चन मार्क। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परचेज रिटर्न आ जाएगा 25,000 रुपीज। आगे बढ़ते, तो हमारी जो एंट्री थी फोर्थ वाली, इस फोर्थ वाली एंट्री का अमाउंट आएगा 25,000 रुपीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 2 ट्रांजेक्शन्स और हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, 5 और 6 के लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना लेता हूं। यहां तक आप लिख सकते हो 4 ट्रांजेक्शन्स, बाकी 5 और 6 का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा। एक बार मैं ये स्क्रॉल कर देता हूं, फिर 5 और 6 नेक्स्ट पार्ट में। ये क्वेश्चन है, यहां से मेन आंसर हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्किंग नोट्स। अभी और भी वर्किंग नोट्स आएंगे डेट 5 और 6 के। तो मैंने 4 डेट्स बता दी, 1 2 3 4, 4 डेट्स की कैलकुलेशन मैंने बता दी। और भी मेरे को कैलकुलेशन चाहिए तो जगह रखना। और ये ऑलवेज डेबिट ऑलवेज क्रेडिट, ये थियरी वाले पेजेस में एक बार पहले भी लिखा है मैंने, पर एक बार फिर से लिख लो, ठीक है। इतना लिखो, तो मैं बाकी 5 और 6 आगे सिखाता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लिखते रहो बेटा, ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो तो इस नंबर पे कॉल या SMS करो।